हेलो बच्चों, आज हम लोग संगठन और उद्यम के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं और परीक्षाओं से कभी कभार 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जानकारी के लिए आवश्यक है। आइए अब हम लोग पढ़ें संगठन। संगठन को इंग्लिश में हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब संगठन का उत्पादन का ये चौथा महत्वपूर्ण साधन है। हम जैसा जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और 5वां उद्यम या साहस। हम अब पढ़ेंगे कि उत्पादन में संगठन का क्या रोल है। संगठन की परिभाषा यह होती है कि उत्पत्ति के साधनों को एक विशेष अनुपात में मिलाकर न्यूनतम लागत पर उत्पादन करवाने को हम संगठन कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम संगठनकर्ता कहते हैं तथा संगठनकर्ता को इस कार्य के बदले उसे पुरस्कार के स्वरूप वेतन प्राप्त होता है। अर्थात संगठन का पुरस्कार वेतन होता है। जैसा कि हमने संगठन का परिभाषा भी लिखवा दिया और भी हमने बताया भी कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम संयोग तथा सहयोग स्थापित करके उत्पादन कार्य करवाने को हम संगठन कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संगठन का कार्य करता है उसे हम संगठनकर्ता कहते हैं। संगठन का मतलब ही होता है कि उत्पत्ति के जो शेष साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उसे हम उसमें एक समन्वय स्थापित करें, सहयोग स्थापित करवा के हम उसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करवाएं। क्योंकि भूमि एक साथ भूमि है, पूंजी है, श्रम है, तो अब उनको एक विशेष अनुपात में उनमें सहयोग स्थापित, एक सर्वोत्तम सहयोग स्थापित करवाना होगा। सर्वोत्तम सहयोग मतलब कितनी भूमि की मात्रा होगी, कितना श्रम होगा, कितना पूंजी होगा, जिससे उत्पादन अच्छा हो और इनमें सहयोग भी हो। तो सर्वोत्तम सहयोग और इन साधनों में सहयोग स्थापित करके उत्पादन करवाने को हम संगठन कहते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम संगठनकर्ता कहते हैं। संगठनकर्ता को इस कार्य के बदले उसे पुरस्कार के रूप में वेतन प्राप्त होता है। अब संगठन का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। सबसे बड़ा जो संगठनकर्ता का उद्देश्य होता है कि उत्पादन, कोई चीज का, कोई वस्तु का उत्पादन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि उस उत्पादन की जो लागत आती है, प्रति इकाई लागत वस्तु की, वह कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए। क्योंकि यदि न्यूनतम नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगी, फिर प्रॉफिट नहीं होगी, फिर वो मार्केट में बिक नहीं पाएगी। तो उत्पादन संगठनकर्ता का जो संगठन का उद्देश्य होता है कि हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच ऐसा संयोग और सहयोग स्थापित करें कि जिससे वस्तुओं की लागतें न्यूनतम हो। तो पहला उद्देश्य हो गया न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। दूसरा है साधनों का मितव्ययी प्रयोग। अर्थात न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन तभी होगा जब हम कम से कम साधन का प्रयोग करें। जैसे यदि किसी वस्तु के निर्माण में 10 श्रमिक ही आवश्यक है और हम 15 श्रमिक लगाकर उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 5 श्रमिक जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो फालतू है। इससे क्या होगा कि हमारी लागतें बढ़ जाती हैं। तो एक कुशल संगठनकर्ता की पहचान यही होती है कि वो साधनों का कम से कम उपयोग करके उत्पादन कार्य करे, जिससे का जो लागत हो न्यूनतम हो और प्रॉफिट हो। फिर अगला उद्देश्य है उत्पादन क्रियाओं का आवंटन। अर्थात उत्पत्ति के जितने साधन हैं उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार उनको उत्पादन कार्य का भाग सौंपना। अर्थात जो जैसा है उत्पादन कार्य का वह पार्ट हम दे देंगे। जैसे किसी को गड्ढा खोदना है तो गड्ढे वाला काम दे देंगे, किसी को
अगर मान लीजिए घर बनाना है तो हम किसी को, अगर किसी मजदूर को गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने वाले दे देंगे। यदि किसी ईंट जोड़ने का काम करता है तो ईंट जोड़ने वाला काम करेगा। यानी श्रमिक की योग्यता और क्षमता के अनुसार हम उसको काम सौंपते हैं। तो ये एक संगठनकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने उत्पत्ति के साधन हैं उनसे हम काम उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ले, तभी उत्पादन हमारा अच्छा होगा और अधिकतम होगा। अगला उद्देश्य होता है उत्पादन में वृद्धि, अर्थात संगठनकर्ता का ये उद्देश्य होता है कि वह उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उत्पादन करें और उत्पादन में वृद्धि करें। तो उत्पादन में वृद्धि करने के दो तरीका होता है। एक तो ये होता है कि हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि कर दें, तो इससे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। एक तरीका ये होता है कि हम उतने ही साधन से हम अधिकतम उत्पादन करें। ये कैसे होगा? तो इसका मतलब हम उसी साधन से, जितना साधन है हमारे पास, अगर उससे हम अधिकतम उत्पादन करना है तो हम अपने तकनीक में परिवर्तन करें, पुरानी तकनीक के स्थान पर नवीन तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये उत्पादन में वृद्धि करना भी एक संगठनकर्ता का उद्देश्य होता है। तो इसके लिए यही हो सकता है कि हम उत्पत्ति के साधनों में हेरफेर करें, पुरानी तकनीक के स्थान पर हम नवीन तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये संगठन के मेन उद्देश्य है। तो परीक्षा में कई बार यही पूछा गया है कि संगठन का क्या अर्थ है, संगठन का पुरस्कार क्या है। तो संगठन का पुरस्कार वेतन होता है। संगठनकर्ता का उद्देश्य क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों में एक सर्वोत्तम सहयोग और सहयोग स्थापित करवाना होता है, जिसके कारण न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके। संगठन की परिभाषा होगी, अगर लिखने को आ रहा है तो यही हम लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के शेष साधनों को एक विशेष अनुपात में प्रयोग करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करवाने को हम संगठन कहते हैं। तो स्पष्ट है, ये छोटा सा चैप्टर है। अगला चैप्टर होगा साहस या उद्यम। उद्यम को इंग्लिश में इंटरप्राइज कहते हैं। तो दो शब्द हिंदी की किताबों में मिल जाता है, उद्यम या साहस। ये महत्वपूर्ण साधन है और उत्पादन का पांचवा साधन है। पहला हमने भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा साहस। तो नाम से ही स्पष्ट है, उद्यम मतलब परिश्रम, साहस। अब ये उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इसी पर डिपेंड करेगा कि उत्पादन होगा या कि नहीं होगा। तो उत्पादन कार्य में निहित जोखिम को सहन करने की क्षमता को हम साहस या उद्यम कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। साहसी या उद्यमी को इस कार्य के लिए उसे पुरस्कार के स्वरूप में लाभ मिलता है। अब यह है कि उत्पादन कार्य में निहित जोखिम क्या है और उत्पादन कार्य में निहित जोखिम को वहन करने की क्षमता को हम साहस कहते हैं। अब यह है कि जोखिम क्या मतलब है? मतलब यह है कि कोई भी व्यवसाय या उत्पादन कार्य कौन शुरू करता है? साहसी या उद्यमी शुरू करता है। जब उत्पादन कार्य साहसी या उद्यमी शुरू करेगा तभी वह उत्पादन कार्य शुरू होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि महत्वपूर्ण साधन है। और जोखिम क्यों है? क्योंकि कोई भी उत्पादन कार्य शुरू करने से पहले किसी को नहीं पता होता है कि उत्पादन कार्य हमारा सफल होगा कि असफल होगा। ऐसा देखा जाता है व्यवहारिक जीवन में कि बहुत से लोग कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर कोई 10 लोग स्टार्ट किए तो 5 लोग असफल हो गए, 4 लोग सफल हो गए। तो जोखिम है। यदि पहले से ही पता होता कि व्यवसाय करना या उत्पादन कार्य करना लाभप्रद है तो आदमी क्या होता? सभी लोग उत्पादन कार्य व्यवसाय करते हैं। क्योंकि इस पर जोखिम होता है, असफलता का, सफल होने की संभावना भी रहती है और असफलता की इसलिए जोखिम रहता है कि पैसा डूब भी सकता है। तो इसीलिए साहस की परिभाषा होती है कि उत्पादन कार्य में जो निहित जोखिम होती है उसको सहन करने की क्षमता को हम साहस या उद्यमी कहते हैं, साहस या उद्यम कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है उसे हम साहसी और उद्यमी कहते हैं। अब उसको इस कार्य के बदले उसे पुरस्कार के स्वरूप में लाभ मिलता है।
हम जैसा जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं वो मुकेश अंबानी हैं, या कह सकते हैं सबसे बड़े धनी व्यवसायी हैं। तो उन्होंने एक समय, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने एक छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखिए, आज वो भारत के सबसे सफल उद्यमी हो गए। बहुत लोगों ने उस समय, उनके समय स्टार्ट किया होगा, असफल हो गए होंगे। तो इसका मतलब एक जोखिम होता है। जोखिम को जो सह लेता है, जो अपने कुशल प्रयास से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, उसको क्या होता है, उसको प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ने के कारण ही उसके पास पूंजी की मात्रा बढ़ती जाती है। तो स्पष्ट हो गया कि उद्यम या साहस की परिभाषा क्या होता है। अब इसमें हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे उद्यमी के कार्य क्या है। उद्यमी का जो पहला कार्य होता है कि जोखिम उठाना, रिस्क उठाना। व्यवसाय को शुरू करना ही अपने आप में रिस्क है कि व्यवसाय या उत्पादन कार्य सफल होगा कि सफल नहीं होगा। दूसरा होता है कि व्यवसाय का चुनाव करना, कि हम किस व्यवसाय में जाएं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हम मोटर गाड़ी व्यवसाय में जाते हैं, तो हम पहले व्यवसाय का चुनाव करते हैं। व्यवसाय मार्केट का रिसर्च करता है, वो अपने देखता है, खोज करता है कि हम हमारे क्षमता के अनुसार कौन सा व्यवसाय हमको चुनना चाहिए। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो मोटर गाड़ी का व्यवसाय करता है। मोटर गाड़ी में बस होता है, 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कई होता है। लेकिन उसने चुन लिया कि हम मोटर गाड़ी व्यवसाय में जाएंगे। फिर उसमें होता है वस्तु का चुनाव। हम मोटर गाड़ी में किसका चुनाव करेंगे। मान लीजिए हम छोटी 4 व्हीलर बना रहे हैं, छोटी गाड़ी बना रहे हैं, तो वस्तु का चुनाव हो गया, वस्तु का चुनाव करेंगे। फिर उसमें ये होता है कि हम किस स्थान पर हम वस्तु का उत्पादन करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्थान का चयन करने से पहले यह देखा जाता है कि हम उस वस्तु को बनाने में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। उस स्थान से उस वस्तु का मार्केटिंग हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि आसानी से हम उस सामान को दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। वहाँ आसानी से श्रमिक मिल जाता है कि श्रमिक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। वहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी है, सरकार की पॉलिसी कैसी है। तो स्थान का चयन करते समय भी इन चीज़ों को देखा जाता है। तभी जब हम वस्तु बनाने के बाद हम उसको आसानी से बेच सकते हैं। तो स्थान का चुनाव करना भी महत्वपूर्ण होता है। फिर एक होता है कि उत्पादन के इकाई का आकार का निर्धारण करना, कि उत्पादन हम छोटे पैमाने पर बनाएं या बड़े पैमाने पर बनाएं। तो ये भी देखा जाता है कि उत्पादन लार्ज स्केल पर किया जाए कि स्मॉल स्केल पर किया जाए। तो ये उद्यमी पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी पूंजी है, उस वस्तु का डिमांड मार्केट में कितना है, हम जितना बना रहे हैं वो मार्केट में वस्तु बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। तो ये भी होता है कि हम छोटे पैमाने पर उत्पादन का बनाएं या बड़े पैमाने पर, अर्थात हम एक साल में 1 लाख गाड़ी का उत्पादन करें या 10 लाख का। यदि 1 लाख का गाड़ी का उत्पादन करेंगे तो हमारी फैक्ट्री छोटी होगी। अगर 10 लाख गाड़ी बनाएंगे तो हमारे फैक्ट्री की साइज बहुत अधिक बड़ी होगी। ये सब डिपेंड करता है उद्यमी पर और बाजार के डिमांड पर कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ बेचने चाहते हैं। विदेश में बेचना चाहते हैं कि बाहर बेचना चाहते हैं। तो ये सब उद्यमी के अपने कुशलता पर निर्भर करता है। तो ये इसीलिए हमने कहा कि जो उद्यमी या साहसी या उद्यम या साहस उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। जिस देश में इनकी संख्या जितनी अधिक होती है उस देश में विकास की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उद्यमी या साहसी जब उत्पादन कार्य प्रारंभ करता है तो वो अपनी तो बेरोजगारी दूर स्वयं करता है, इसके साथ ही अन्य लोगों को भी वो उत्पादन कार्य में सहयोग लेता है, यानी रोजगार पैदा करता है। यानी हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते, हम अन्य लोगों को नौकरी देते हैं। तो सरकार ने इसीलिए स्टैंड अप और स्टार्टअप योजनाएं संचालित की हैं कि बैंकों से लोन लेकर उद्यमी या साहसी उत्पादन कार्य शुरू करें, जिससे अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सके। ऐसा देखा जाता है कि विश्व में जापान एक ऐसा देश है कि वहाँ उद्यमी और साहसियों की संख्या बहुत अधिक है। तो जिस देश में इसकी संख्या अधिक रहेगी वहाँ विकास की संभावनाएं बहुत अधिक होगी और रोजगार के लिए लोग सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये भी छोटा चैप्टर है और इससे यही इतना ही क्वेश्चन बनता है कि साहसी की परिभाषा क्या है, साहस क्या है, साहस का पुरस्कार लाभ होता है,
हानि भी हो सकता है दंड के रूप में यदि व्यवसाय नहीं सफल हो, लेकिन साहस का पुरस्कार हम मानते हैं कि अगर सफल हो गया तो लाभ होता है। और साहस की परिभाषा क्या है? वो उत्पादन कार्य में निहित जोखिम वहन करने की क्षमता को हम साहस कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है या जिस व्यक्ति के अंदर यह क्षमता होती है जोखिम उठाने की, उसे हम साहसी कहते हैं। और साहसी को इस कार्य के लिए उसे पुरस्कार के स्वरूप में लाभ प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर से इतना ही रहेगा। हम आगे विनिमय पढ़ाएंगे और हो सकता है कि इसके अगर इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।